नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इटली का एकीकरण पढ़ा था। आज हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 18वीं सदी के अंत तक पवित्र रोमन साम्राज्य नाम मात्र का रह गया था। के अंतर्गत जर्मनी 300 से अधिक छोटी मोटी रियासतों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया। वे 300 से ज़्यादा स्वतंत्र राज्यों के स्थान पर 39 राज्यों का एक संघ राइन संघ बनाकर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए नेपोलियन को जर्मन एकीकरण का पथ प्रदर्शक माना जाता है। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से जर्मनी के राज्य भिन्न प्रकार के थे। मोटे तौर पर इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भाग में पर्सा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि, मध्य भाग में राइनलैंड व दक्षिण में बवेरिया, बुटेनबर्ग, प्लेटिनेट आदि थे। आकार व सैनिक दृष्टि से पर्सा सबसे शक्तिशाली था। इन जर्मन राज्यों की सामाजिक व राजनीतिक प्रणालियां पिछड़ी हुई थी। अनेक राज्यों में बटे होने के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध था। स्लेस्विग व होल्स्टीन नामक जर्मन राज्य डेनमार्क के अधीन थे। 16 जर्मन राज्यों का राइन संघ फ्रांस के अधीन था। 39 जर्मन राज्यों का जर्मन संघ ऑस्ट्रिया के अधीन था। इस प्रकार जर्मनी बटा हुआ था। ये थी जर्मनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व। वीना व्यवस्था। नेपोलियन के पतन के बाद जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल परिसंघ जर्मन संघ नेपोलियन के पतन के बाद वीना कांग्रेस ने जर्मनी के 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन परिसंघ बनाया। ऑस्ट्रिया के सम्राट को इस परिसंघ का अध्यक्ष बनाया था। पिछले कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था कि जर्मन परिसंघ का अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को बनाया था। वीना व्यवस्था की में भी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक को अध्यक्ष बनाया था। इस परिसंघ की एक राज्यसभा डाइट बनाई गई, जिसमें जर्मन राज्यों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। जर्मनी के विभिन्न राज्य अपने अधिकारों में कमी भी नहीं होने देना चाहते थे। इस दृष्टि से वीना व्यवस्था जर्मन एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुई। इस प्रकार ऑस्ट्रियन प्रतिक्रियावादी चांसलर मेटरनिक को जर्मन राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने में बड़ी सहायता मिली। कार्लसवाद के आदेशों द्वारा वे 1848 तक जर्मन राष्ट्रवाद का दमन करता रहा। कार्लसवाद घोषणा 1819। इन आदेशों के अनुसार प्रत्येक राज्य से शासक का एक विशेष प्रतिनिधि प्रत्येक विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाता था, जो इस बात का ध्यान रखता था कि वहाँ सरकार की इच्छा अनुसार कार्य संपादन हो रहा है या नहीं। वे शिक्षकों व छात्राओं पर कठोर निगाह रखता था। उदार व राष्ट्रीय विचारों के शिक्षकों को पदच्युत करने की व्यवस्था की गई। गुप्त समितियों ने वे समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। इसके अतिरिक्त एक जांच आयोग स्थापित किया गया, जो क्रांतिकारी समितियों का पता लगाता था। नोट: जेना विश्वविद्यालय में छात्रों ने मेटरनिक व्यवस्था के विरुद्ध बर्सेनसेप्ट संगठन किया था। नेक्स्ट है जर्मन शिथिलता। नेपोलियन के विरुद्ध निरंतर युद्धों में जर्मन सैनिक व नागरिक शारीरिक व मानसिक रूप से थक गए थे। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीयता व उदारवाद की विचारधारा तीव्र गति से विकसित नहीं हो सकी। नेक्स्ट है तीसरा, ऑस्ट्रिया और प्रशा का द्वेष।
दोनों में पारस्परिक द्वेष जर्मनी के नेतृत्व को लेकर था। परसा चाहता था कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर जर्मनी को संगठित किया जाए और इस संगठित जर्मनी का नेतृत्व परसा करे, जबकि ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक जर्मनी का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के हाथ में रखना चाहता था, ताकि वे जर्मन राष्ट्रवाद को दबा सके, क्योंकि उसे भय था कि यदि जर्मन राष्ट्रवाद सफल हो गया तो बहुराष्ट्रीयता वाले ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य को बिखरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 4 है राजनीतिक दलों में एकता का अभाव। जर्मनी के राजनीतिक दल भी एकीकरण के प्रश्न पर एकमत नहीं थे। कुछ परसा के नेतृत्व में एकीकरण चाहते थे तो कुछ स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में, जबकि ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य का संगठन बनाने के पक्षधर थे। नेक्स्ट है विदेशी शक्तियों की जर्मनी के मामलों में रुचि। फ्रांस दक्षिणी जर्मनी के रोमन कैथोलिक क्षेत्र में रुचि रखता था। इंग्लैंड की रुचि हनोवर में थी, क्योंकि हनोवर के इलेक्टर को 1714 ईस्वी में इंग्लैंड का शासक बना दिया था। हम इन सभी बाधाओं के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया जर्मनी के में हैब्सबर्ग वंश की प्रधानता चाहता था। छठा है अन्य समस्याएं। जनसामान्य में राष्ट्रीयता का अभाव, जर्मन राज्यों की कमजोर सैन्य शक्ति, जर्मनी के राज्यों की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं आदि, ये उसके एकीकरण में बाधक तत्व थे। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। जर्मनी के एकीकरण की गति सॉरी चाहे धीमी रही, किंतु 1815 से 1850 के मध्य कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। राष्ट्रीयता व एकीकरण की विचारधारा के प्रसार में निम्नलिखित तत्व मुख्य रूप से सहायक रहे। नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन ने 1805 में ऑस्टरलिट्ज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को परास्त कर प्रेसबर्ग की संधि हेतु बाध्य किया। इसके बाद नेपोलियन का प्रभाव जर्मनी में बढ़ा। उसने 39 राज्यों का राइन संघ गठन कर समान कानून लागू किया। इस घटना से एकता की भावना का प्रसार हुआ। राइन भूमि पर फ्रांसीसी अधिकार ने जर्मन जाति में फ्रांस विरोधी भावना उत्पन्न कर दी। इस भावना ने राष्ट्र भावना को जागृत किया। दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों के प्रभाव से कुछ जर्मन राजाओं को अपना अधिकार खोना पड़ा। नेक्स्ट है बौद्धिक आंदोलन। जर्मनी की शोचनीय अवस्था में राष्ट्रवाद की भावना का जर्मनी में प्रसारित करने का कार्य विश्वविद्यालयों ने किया। जेना इस बौद्धिक आंदोलन का केंद्र बन गया। इसके विद्यार्थियों के प्रयासों से 1815 में बर्सेनसेप्ट नामक संगठन का निर्माण मेटरनिक व्यवस्था के विरुद्ध किया गया। धीरे धीरे इसकी 16 शाखाएं अन्य विश्वविद्यालयों में फैल गई। इनका उद्देश्य विभिन्न आंदोलनों द्वारा जर्मनी का एकीकरण था। इस युग के दार्शनिकों में हर्डर ने सर्वप्रथम मानव स्वतंत्रता की राष्ट्रीय भावना को आरंभ किया। इस बारे में विचार व्यक्त किए। फिक्टे जर्मनी के फ्रांस विरोधी राष्ट्रवाद को तर्क व युक्ति का आधार पर स्थापित किया। हिगल का मत था कि सार्वलौकिक विचारधारा का सर्वोत्तम रूप है राष्ट्र, इसलिए राष्ट्र का स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। हार्डिनबर्ग नोवेल्स उस युग का श्रेष्ठ लेखक व कवि था। उसकी रचनाएं जर्मनी के इतिहास पर प्रकाश डालती है। इससे जर्मन वासियों को यह अनुभव हुआ कि उनको एक सूत्र में बांधने वाला सूत्र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अर्थात धर्म, भाषा व प्राचीन इतिहास है।
इसके साथ ही डालमेन, रांके, हेनरिक डाइट, हेनरिक हाइन, आर्नाइट जैसे कवियों ने राष्ट्रीयता का जोश भरा। इस प्रकार प्रबुद्ध वर्ग ने जर्मन जनता की राष्ट्रीयता की भावना को उकेरा। नेक्स्ट है आर्थिक औद्योगिक विकास, जिसमें पहला है जोल्वेरिन की स्थापना। परसा परसा ने 1819 में पहली बार स्वार्जबर्ग सौंदर शोषण के छोटे राज्य से सीमा शुल्क संबंधी संधि करके जोल्वेरिन यानी सीमा शुल्क संघ का श्रीगणेश किया। जर्मनी के विभिन्न राज्यों के व्यापारिक नियम और चुंगी की दरें भिन्न भिन्न होने से व्यापारिक गतिविधियों में बाधा पहुंची थी। अतः अपनी आर्थिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर परसा के नेतृत्व में बने इस संघ के 1834 तक जर्मनी के सभी प्रमुख राज्य सदस्य बन गए। इसके तहत स्वतंत्र व चोंगी मुक्त व्यापार का निर्णय किया गया। यद्यपि आरंभ में जोल्वेरिन की स्थापना की कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं थी, परंतु शीघ्र ही यह सिद्ध हो गया कि जोल्वेरिन के माध्यम से प्रसा जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायित्व लेने की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में एकता की संभावना ने जर्मनी के बिखराव में सहायक राजवंशों व प्रादेशिक प्रभावों को कम कर दिया। राजनीतिक एकीकरण से पहले देश का आर्थिक एकीकरण संपन्न हो गया। जोल्वेरिन का नेतृत्व प्रसा कर रहा था, अतः उसके नेतृत्व में एकीकरण की भूमिका तैयार होने लगी थी। अतः यह कहना उचित होगा कि जोल्वेरिन जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सोपान था। इसी आर्थिक संघ के कारण प्रसा जर्मन राज्यों का नेता बन गया। अब नेक्स्ट है औद्योगिक विकास। कोयला व लोहा की भूमिका। कहा जाता है कि रक्त एवं लोहे नहीं अपितु कोयला और लोहा ने जर्मनी की राजनीतिक एकता की भूमिका तैयार की। प्रसा के नेतृत्व में आर्थिक संघ का निर्माण हो चुका था। इससे जर्मनी की राजनीति को प्रोत्साहन मिला व औद्योगिक क्रांति ने उसे ठोस आधार प्रदान किया। 1830 ईस्वी से ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रसार होने लगा था। जर्मनी में भी इस काल में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। जगह जगह बैंकों की स्थापना की गई। लोहे व कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। सूती कपड़े के कारखानों का विकास हुआ था। परसा के हर क्षेत्र में परसा के हर क्षेत्र में लोहा व कोयला का स्रोत मौजूद था। फलते नए नए उद्योग धंधों व रेल मार्गों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। जर्मनी के प्रमुख शहरों को रेलों द्वारा जोड़ दिया गया। 1860 में वहां 110.26 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण हो चुका था, जो 1870 से बढ़कर 1860 किलोमीटर हो गया। यानी कि पहले था 1860 में वहां 110.26 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण हो चुका था, जो 1870 में बढ़कर 110.26 किलोमीटर से बढ़कर 18,560 किलोमीटर हो गया। इन रेल मार्गों ने जर्मन राज्यों को भौगोलिक एकता प्रदान की और आवागमन को सुगम बना दिया, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। रेलों के निर्माण से क्रांतिकारियों से मिलने जुलने व विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिली। साथ ही सैनिकों का आवागमन सुचारू रूप से संभव हो पाया। इस तरह जिस प्रकार जोल्वेरिन ने कृत्रिम आर्थिक बाधाओं को दूर किया था, उसी प्रकार रेलों ने जर्मनी के एकीकरण तथा उसकी समृद्धि के रास्ते में पड़ी प्राकृतिक बाधाओं को दूर कर दिया। रेल मार्गों के निर्माण ने जर्मनी के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया। कोयले व लोहे की खानों का भरपूर उपयोग हुआ। नए नए उद्योग धंधे चालू हुए। उद्योगपतियों का संगठन बना, जिसके माध्यम से जर्मनी में उदारवादी राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन मिला।
1860 तक जर्मनी की गणना यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी और चूंकि जर्मनी का आर्थिक नेतृत्व पर्सा कर रहा था, अतः वे एकीकरण की नेतृत्वकर्ता भी बन गया और आर्थिक उन्नति के बल पर ऑस्ट्रिया को युद्ध भूमि सहित सभी क्षेत्रों में पीछे धकेलने में सफल रहा। औद्योगिक विकास के कारण जर्मनी में नए पूंजीपति वर्ग का उद्भव हुआ, जिसने राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा लिया। ये वर्ग जर्मनी के एकीकरण का प्रबल समर्थक था और जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था, ताकि उद्योग धंधों के विकास में कोई बाधा न पड़े। उनको विश्वास था कि एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना से देश की आर्थिक उन्नति होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस औद्योगिक विकास से प्रशा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, फलते हुए शक्तिशाली सेना संगठन करने में सक्षम हो सका। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपीय देश विश्व में जगह जगह अपने उपनिवेश स्थापित कर कच्चा माल प्राप्त कर रहे थे। अतः जर्मन उद्योगपतियों ने भी इस दिशा में सोचना आरंभ कर दिया। वह ये तय भी हो सकता था जब जर्मनी एकीकृत हो। अतः ये उद्योगपति जर्मन एकीकरण के प्रबल समर्थक हो गए और इस कार्य में उन्होंने प्रशा को समर्थन दिया। इस तरह हम देखते हैं कि जर्मनी में के उद्योग धंधे, औद्योगिक विकास एवं कोयला व लोहा ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट 1830 एवं 1848 की क्रांतियां। 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई दूसरी क्रांति, क्योंकि पहली क्रांति 1789 ईस्वी में हो गई थी, लुई 16वें के समय सॉरी। फिर उसके बाद 1830 की हुई, फिर 1848 ईस्वी की क्रांति हुई थी। 1830 में फ्रांस में हुई दूसरी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा है और जर्मन देशभक्तों ने भी आंदोलन किए, परंतु मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था के सहयोग से जर्मन शासकों ने इस क्रांति को कुचल दिया। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति व वीना में मेटरनिक के पतन की सूचना पाकर पर्सा, बवेरिया, सेक्सनी व बादेन आदि राज्यों में लोकतंत्र समर्थकों के विद्रोह को सफलता मिली। अधिकांश जर्मन राज्यों में वेद राज सत्ता स्थापित हो गई। पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम फोर ने उदार संविधान को स्वीकार किया, परंतु ऑस्ट्रिया जर्मनी में अपने प्रभाव को समाप्त नहीं होने देना चाहता था। अतः उसने पर्सा को चेतावनी देते हुए 1815 के पुराने संविधान का समर्थन किया। फ्रेडरिक विलियम घबरा गया और 1850 में आलमुत्स नामक स्थान पर उसने नूतन योजना को त्यागने का वचन दिया। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद 1848। 1848 में संपूर्ण जर्मनी का एक संघ बनाने के उद्देश्य से जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट में एक राष्ट्रीय संसद का अधिवेशन किया। इस संसद में सभी जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये निर्वाचित प्रतिनिधि जर्मनी के नवीन संविधान की रचना हेतु एकत्रित हुए थे। वास्तव में वे चाहते थे कि 1815 के परिसंघ के स्थान पर जर्मनी की राष्ट्रीय एकता को प्रतिबिंबित करने वाला संघीय संविधान बनाया जाए। हेजन के अनुसार जनता को आशा थी कि संसद एक महान स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र को जन्म देगी। वे राष्ट्र की एकता का आधार लोकतंत्र होगा। इस संसद के प्रतिनिधियों ने वाद विवाद में बहुत समय नष्ट कर दिया। तब तक राष्ट्रवाद का जन उन्माद शांत हो चुका था। जब संसद ने संविधान बनाकर उसके अनुरूप मार्च 1849 में पर्सा के शासक को जर्मनी का सम्राट बनाने का निर्णय लेते हुए उसे जर्मनी
का राजमुकुट प्रस्तुत किया तो पर्सा के शासक फ्रेडरिक विलियम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे जर्मन राष्ट्रवादियों की आशाओं को बड़ा आघात लगा। नेक्स्ट है एरफर्ड संघ की योजना 1850 ईस्वी। फ्रैंकफर्ट संसद 1848 ईस्वी की थी और फ्रैंकफर्ट संसद की सफलता के बाद प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने जर्मन एकीकरण हेतु पुनः प्रयास किया। इसकी योजना थी कि हनोवर, सैक्सनी, बावेरिया, बुटेनबर्ग को मिलाकर इन चार बड़े जर्मन राज्यों का संघ बनाया जाए, जिसमें कुछ छोटी रियासतें भी मिलनी थी। इस प्रस्तावित संघ का नेतृत्व प्रसा के हाथों में रहना था। मार्च 1850 में इन राज्यों की संसद बुलाई गई, किंतु शीघ्र ही ये योजना निष्फल हो गई, क्योंकि इस पर ऑस्ट्रिया ने तीव्र विरोध किया। इससे जर्मन राष्ट्रवाद को पुनः धक्का लगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया के दबाव में फ्रेडरिक विलियम फोर्ड ने यह योजना भी स्वीकार नहीं की। अपनी अस्थिर बुद्धि के कारण उसने जर्मन एकता की कब्र खोद दी। परंतु इन सब घटनाओं से जर्मन राष्ट्रवाद को बल ही मिला। नेक्स्ट है विलियम प्रथम एवं सैनिक सुधार। विलियम प्रथम 1858 से 1888 पर्सा की अध्यक्षता में जर्मनी के एकीकरण का कट्टर समर्थक था। सॉरी यह फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का भाई था। शासक बनने के तुरंत बाद विलियम प्रथम ने सैनिक सुधार प्रारंभ किए। इसके अंतर्गत नंबर 1 है, उसने एल्ब्रेथ वान रूम को रक्षा मंत्री नियुक्त किया। हेलमुथ वान मुल्थके को सेनापति नियुक्त किया। अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण को 2 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दिया। 39 नई पैदल सैनिक रेजिमेंट व 9 घुड़सवार रेजिमेंट संगठित करने का आदेश दिया। इस हेतु धन की आवश्यकता थी और इसकी स्वीकृति पर्सा को के निम्न सदन, प्रतिनिधि सदन के हाथ में थी। इसमें उदारवादियों का बहुमत था। उन्होंने ये बजट पास करने से इनकार कर दिया। 1862 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और नया निर्वाचन करवाया, परंतु उसमें भी उदारवादियों का बहुमत था। अब एक संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि विलियम सैन्य सुधार की योजनाओं को त्यागना नहीं चाहता था। अब विलियम के पास पद त्याग का विकल्प ही बचा था। ऐसे समय में वानरूम, जो कि रक्षा मंत्री बनाया गया, कि सेला पर बिस्मार्क को 1862 में पर्सा का चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। पूरा नाम था इसका ओटोवन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का सूत्रधार था ये बिस्मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 में को एक कुलीन परिवार में हुआ था। 1851 से 1859 के बीच में फ्रैंकफर्ट की सभा में पर्सा का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। 1859 से 1862 के बीच वे रूस में पर्सा का राजदूत रहा। इसी दौरान उसने जार अलेक्जेंडर द्वितीय से व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की। मार्च 1862 में उसे फ्रांस में पर्सा का राजदूत बनाया गया। सितंबर 1862 में सम्राट ने उसे पर्सा का चांसलर नियुक्त किया। चांसलर बिस्मार्क की उद्देश्य व योजना। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति। बिस्मार्क पर्सा की सैन्य शक्ति के आधार पर पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। उसका एकमात्र लक्ष्य ऑस्ट्रिया व फ्रांस को पराजित कर जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को निष्कंटक बनाना था। जब निम्न सदन ने सैनिक सुधारों हेतु आवश्यक धन देने से मना कर दिया, तो उसने निम्न सदन की अवहेलना कर उच्च सदन
से बजट पास करवा लिया। 1862 से 1866 ईस्वी तक वे इसी प्रकार से काम करता रहा। उसने उदारवादियों की आलोचना करते हुए कहा था कि जर्मनी का ध्यान प्रसा के उदारवाद की ओर नहीं है, वरन उसकी शक्ति पर लगा हुआ है। हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं, बल्कि रक्त व लोहे के द्वारा ही सुलझ सकती है। बिस्मार्क की नीति दो सिद्धांतों पर आधारित थी। नंबर 1 है प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण, और दूसरा था ऑस्ट्रिया को पराजित करना। जर्मनी की एकता ऑस्ट्रिया की पराजय से ही पूर्ण हो सकती थी, परंतु ऑस्ट्रिया जैसे महान शक्ति को पराजित करना सरल काम नहीं था, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रिया स्वयं शक्तिशाली था और दूसरा ये कि ऑस्ट्रिया को यूरोप की अन्य शक्तियों का सहयोग भी प्राप्त था। अतः बिस्मार्क को अपने ध्येय की पूर्ति हेतु ऑस्ट्रिया को महान शक्तियों के सहयोग से वंचित करना तथा प्रसा के लिए महान शक्तियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक था। नेक्स्ट है पोलैंड का विद्रोह। 1863 ईस्वी में पोलैंड की जनता ने स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु रूसी सत्ता पोलैंड पर रूस का अधिकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि ने रूस को पोलैंड में उदार संविधान लागू करने की सलाह दी, जिसे रूस ने ठुकरा दिया और पोल लोगों के विद्रोह को शक्ति के साथ कुचलना शुरू कर दिया। संपूर्ण यूरोप की सहानुभूति पोल लोगों के साथ थी। इससे रूस की स्थिति चिंताजनक हो गई। परंतु ऐसे समय में बिस्मार्क ने रूस की पोलैंड संबंधी नीति का समर्थन किया और रूस के साथ संधि भी कर ली। संधि के अनुसार प्रसा ने अपने सीमाओं को सील कर दिया ताकि पोल लोगों को सहायता न मिल सके। प्रसा के सहयोग से रूस को बड़ा बल मिला। उसने पोल विद्रोह को कुचल दिया। इस घटना से रूस प्रसा का मित्र बन गया। इससे पूर्व रूस ऑस्ट्रिया का घनिष्ठ मित्र था। एकीकरण का अब हम पढ़ेंगे। एकीकरण का प्रथम चरण। पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व, फिर सहायक तत्व, फिर अनेक घटनाएं। अब एकीकरण का चरण, जिसमें पहला चरण है डेनमार्क से युद्ध 1864 एवं गेस्टाइन समझौता 1865। डेनमार्क से युद्ध 1864। डेनमार्क का युद्ध स्लेस्विग होल्स्टीन के पर्सन पर हुआ। इस पर्सन पर प्रथम बार बिस्मार्क को कूटनीतिक सफलता प्राप्त हुई। दोनों डचिया डेनमार्क तथा जर्मनी के बीच स्थित थी। होल्स्टीन जर्मन परिसंघ का सदस्य भी था और उसकी जनता भी जर्मन थी। स्लेस्विग में बहुमत जर्मन जनता का था, परंतु वह डेनिश लोग भी थे। 1852 की लंदन संधि के अनुसार ये दोनों डचियां डेनमार्क के शासन में थी, किंतु डेनमार्क का अविभाज्य अंग नहीं मानी गई थी। दोनों डचियों में राष्ट्रवादी भावना उभर रही थी। डेनमार्क इन पर अपना अधिकार करना चाहता था। डेनमार्क का नया संविधान। फ्रेडरिक सप्तम डेनमार्क का सम्राट था, जिसने डेनमार्क में एक नया संविधान लागू किया, जिसके अनुसार स्लेस्विग व होल्स्टीन को डेनमार्क का भाग माना गया। उस संविधान को लागू करने से पूर्व फ्रेडरिक सप्तम की मृत्यु हो गई थी और क्रिश्चियन नाइन डेनमार्क का नया सम्राट बना। उसने जनता के दबाव में नवंबर 1863 में नया संविधान लागू किया और सेना भेजकर स्लेस्विग पर अधिकार कर लिया। बिस्मार्क ने कड़ा विरोध किया। यदि वह अकेला ही डेनमार्क पर आक्रमण करता तो ऑस्ट्रिया उसका विरोध करता। अतः उसने ऑस्ट्रिया से इस मुद्दे पर सहयोग प्राप्त किया। फरवरी 1864 में बिस्मार्क ने डेनमार्क को नया संविधान रद्द करने को कहा, लेकिन डेनमार्क ने अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं की। प्रसा व ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क को पराजित कर दिया। डेनमार्क वीना की संधि हेतु विवश हुआ। वीना की संधि 27 अक्टूबर 1864। इसके तहत स्लेस्विग, लाइनबर्ग और होल्स्टीन पर प्रसा और ऑस्ट्रिया का सामूहिक अधिकार हो गया।
वीना की संधि का महत्व। स्लेस्विग व होल्स्टीन पर से डेनमार्क का अधिकार समाप्त। दूसरा था स्लेस्विग तथा होल्स्टीन के भविष्य को अंधकार में रखा गया। अब नेक्स्ट है गेस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865। कन्वेंशंस ऑफ गेस्टाइन। दोनों डचियों को डेनमार्क से प्राप्त कर लेने के बाद उनके भविष्य में प्रशासन के प्रश्न पर दोनों देशों में विवाद पैदा हो गया। अंततः दोनों में एक समझौता हो गया जिसे गेस्टिन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार स्लेस्विग पर प्रशा का अधिकार मान लिया गया, हॉलिस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया। कील के विख्यात बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया व प्रशा का संयुक्त अधिकार रहा, किंतु प्रशा को वहां किलेबंदी करने तथा समुद्र तक नहर खोदने का भी अधिकार दिया। लाइनबर्ग को प्रशा ने खरीद लिया। इस विभाजन से प्रशा को अत्यधिक लाभ हुआ। कील बंदरगाह मिलने से उसकी सैनिक शक्ति तो बढ़ी ही, साथ ही उसका विस्तार भी हुआ, किंतु ये समझौता बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय, जैसा कि केटलबी ने माना है, भी थी। इसके द्वारा बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध प्रारंभ करने का अवसर तलाश लिया था। इस समझौते के बारे में स्वयं बिस्मार्क ने भी कहा था कि हमने गेस्टिन के समझौते द्वारा दरार को केवल कागज से ढक दिया है। स्पष्ट है कि यह समझौता भावी ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध का पूर्वाधार था। नेक्स्ट है द्वितीय चरण, ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध एवं प्राग की संधि 23 अगस्त 1866। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया द्वारा जोल्वेरिन का सदस्य बनने का प्रशा द्वारा विरोध। प्रशा की अध्यक्षता में स्थापित आर्थिक संघ था, जिसका उद्देश्य सदस्यों राज्यों के आर्थिक हितों की रक्षा करना था। 1818 से पूर्व प्रशा में 67 चुंगी क्षेत्र थे। 67 चुंगी क्षेत्र। इसके बाद जोल्वेरिन द्वारा चुंगी सुधार कानून यानी कि ट्रैफिक रिफॉर्म लॉज लागू किए गए, जिसके आधार पर केवल आगमन व निकास के स्थान पर ही चुंगी लेने का प्रावधान था। आपस में चुंगी मुक्त व्यापार किया जाने लगा। बिस्मार्क ने कर मुक्त व्यापार की नीति लागू की तथा फ्रांस के साथ व्यापारिक संधि कायम की। ऑस्ट्रिया इसका सदस्य बनना चाहता था, परंतु प्रशा के प्रबल विरोध के कारण सदस्य नहीं बन सका। स्लेस्विग और होल्स्टीन का विवाद, ऑस्ट्रिया से युद्ध। बिस्मार्क की योजना का दूसरा चरण गेस्टाइन समझौते के बाद शुरू होता है। उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को मित्रहीन बनाने की नीति का अवलंबन किया। 1863 में पोलैंड युद्ध के समय बिस्मार्क ने रूस को सहयोग देकर अपना मित्र बना लिया। इंग्लैंड जर्मनी के एकीकरण के प्रति सहानुभूति रखता था। बिस्मार्क ने कर मुक्त व्यापार की नीति लागू कर इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त कर लिया। फ्रांस को अपने पक्ष में करने के लिए 1865 में बिस्मार्क बियारिट्ज में भेंट कर संधि की, जिसके तहत ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहेगा। इसके बदले फ्रांस को बेल्जियम अथवा राइन प्रदेश का कुछ क्षेत्र दिलाने की आशा बिस्मार्क ने दिलाई। इटली को वेनिसिया दिलवाने का आश्वासन देकर बिस्मार्क ने 1866 में उससे यह संधि की कि यदि 3 माह के भीतर ऑस्ट्रो प्रशा युद्ध होता है तो इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। बिस्मार्क एक बाजीगर था जो 5 गेंदों से खेलता था, जिसमें से 3 हवा में और 2 हाथ में रखता था। इसका तात्पर्य है कि जो प्रशा के पड़ोसी देश थे उनसे हैं, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, जैसे ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, इटली है। ये 5 गेंदें थी जो मतलब आपस में वो उछालने का मतलब था कि वो एक बाजीगर की था जो चेक एंड बैलेंस बनाए रखता था सब देशों के साथ। अब बिस्मार्क युद्ध का बहाना ढूंढने लगा। इस हेतु उसने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। ऑस्ट्रिया पर गेस्टिन समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। जर्मन परिसंघ के पुनर्गठन की योजना, जिसके तहत जर्मन राष्ट्र संसद का गठन किया जाए,
और नए संघ की सेना का नेतृत्व परसा को दिया जाए। टेलर के अनुसार यह युद्ध का तात्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया के दबाव में जर्मनी की संघीय संसद ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया तथा डेनमार्क से लिए गए तीनों प्रदेश ऑक्स्टेनबर्ग के ड्यूक को दे दिया गया। उसे बिस्मार्क ने गेस्टेन समझौते का भंग होना माना और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि 3 जुलाई 1866 को सेडोवा या कोनिनग्राज या 7 सप्ताह का युद्ध हुआ। के युद्ध में ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई। 23 अगस्त 1866 को दोनों पक्षों के बीच प्राग की संधि हुई, जिसके तहत जर्मन संघ को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रसा के नेतृत्व में उत्तर जर्मन राज्य की स्थापना की गई। स्लेस्विग व होलिस्टीन प्रसा को दिए गए। वेनिसिया इटली को दिया गया। ऑस्ट्रिया को युद्ध हार जाने के तौर पर 30 लाख पाउंड प्रसा को देने पड़े। इस प्रकार प्रसा का राज्य राइन से बाल्टिक तक पहुंच गया और इटली का एकीकरण लगभग पूर्ण हुआ और बिस्मार्क को उदारवादियों का समर्थन मिलने लगा। उत्तरी जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, परंतु जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होने के लिए दक्षिण जर्मन राज्य बवेरिया, गुटेनबर्ग, बादेन तथा हेस का इस नए संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था। सेडोवा के युद्ध के बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध रोककर संधि क्यों कर ली। इस लड़ाई में ऑस्ट्रिया की सेना पूर्ण रूप से पराजित हो गई। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की सेना की हालत खराब हो गई कि प्रसा का सम्राट विलियम प्रथम तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर अधिकार करना चाहता था, किंतु बिस्मार्क ने कहा युद्ध का निर्णय हो गया, अब हमें पुनः ऑस्ट्रिया के साथ उदारता पूर्वक संबंध बनाने होंगे। अंत में बिस्मार्क युद्ध रोकने के प्रश्न पर सम्राट को मनाने में सफल रहा। अब प्रश्न उठता है कि प्रसा ने अचानक युद्ध बंद क्यों किया। इसके कई कारण थे। प्रसा ने ऑस्ट्रिया जैसी महान शक्ति को 7 सप्ताह के अंदर परास्त तो कर दिया, किंतु अभी शत्रु की शक्ति पूर्णतः नष्ट नहीं हुई थी। यदि युद्ध चलता रहता, वे प्रसा के विरुद्ध गोपनीय गुट बन जाता, तो उसकी विजय का फल उसके हाथ से निकल जाने का भय था। फ्रांस को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता। नेपोलियन तृतीय दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हो गया। प्रसा की सेनाएं भी उस समय तक आगे नहीं बढ़ सकती थी जब तक कि पीछे से उसका तोपखाना नहीं आ जाता, जिसमें 2 सप्ताह से कम समय नहीं लगता। बिस्मार्क का उद्देश्य पूर्ण हो गया। उत्तरी जर्मन राज्यों से ऑस्ट्रिया को खदेड़ दिया गया। अब वह ऑस्ट्रिया से ऐसा व्यवहार करना आवश्यक समझता था जिससे आगे चलकर ऑस्ट्रिया अपनी पराजय जनित गणना को भूलकर उसका मित्र बन सके। नोट: सेडोवा की भूमि पर ऑस्ट्रिया ने नहीं, फ्रांस की हार हुई। सेडोवा की भूमि पर ऑस्ट्रिया नहीं, बल्कि फ्रांस की हार हुई, है थियर्स का कथन है। उत्तरी जर्मनी के एकीकरण के पश्चात प्रसा यूरोप का शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य तथा बिस्मार्क महान कूटनीतिज्ञ समझा जाने लगा। इटली को वेनिसिया प्राप्त होने से उसका एकीकरण पूर्ण हुआ। यूरोपीय जातियों के रंगमंच पर फ्रांस एवं नेपोलियन तृतीय का प्रभाव कम हो गया, क्योंकि प्रसा ने फ्रांस के सहयोग के बिना यह उपलब्धि प्राप्त की थी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया की पराजय को नेपोलियन थर्ड की कूटनीतिक पराजय माना गया। फलते फ्रांस में उसकी तीखी आलोचना हुई। प्रसा की विजय से न केवल फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा, वरन उसकी सुरक्षा हेतु भी भय उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है तृतीय चरण, फ्रैंको पर्शियन युद्ध एवं फ्रैंकफर्ट की संधि। तृतीय चरण, फ्रैंको पर्शियन युद्ध 1870, सेडान का युद्ध भी बोलते हैं इसको, एवं फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871।
जर्मन साम्राज्य की स्थापना। दक्षिणी जर्मनी के राज्यों का एकीकरण हुआ था। इसमें बवेरिया, बार्डेन, बुटेनबर्ग और हेस हांसराइट का उत्तरी जर्मन में विलय। यानी कि प्रथम चरण में उत्तरी जर्मनी, मध्य द्वितीय चरण में मध्य जर्मनी और तृतीय चरण में दक्षिण जर्मनी। पृष्ठभूमि। बिस्मार्क की यह अवधारणा थी कि फ्रांस के साथ प्रसा का युद्ध इतिहास की तर्कसंगत परिणति है। राष्ट्रीयता की भावना के उफान में बिस्मार्क दक्षिणी राज्यों का विलय जर्मनी में चाहता था और ये फ्रांस से युद्ध के पश्चात ही हो सकता था। इसी प्रकार फ्रांस भी प्रसा से युद्ध करने को तैयार था। वस्तुतः 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय को नेपोलियन तृतीय अपनी कूटनीतिक पराजय समझता था। फलते फ्रांस में उसकी तीखी आलोचना हुई। फ्रांस में उत्तरी जर्मन संघ बन जाने पर वे बड़ा असंतोष था। फ्रांस के राजनीतिज्ञों को लगा कि प्रसा की विजय से न केवल फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है, वरन उसकी सुरक्षा हेतु भी भय उत्पन्न हुआ है। नेपोलियन थर्ड अपनी नष्ट होती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था। अतः दोनों राष्ट्रों को अपनी समस्या का समाधान युद्ध के रूप में नजर आया। नेक्स्ट है फ्रांस का कूटनीतिक अलगाव। बिस्मार्क जिस देश से युद्ध करता था उसे कूटनीतिक दृष्टिकोण से एकाकी बना देता था ताकि युद्ध के समय में उसे कहीं से मदद नहीं मिल सके। बिस्मार्क ने फ्रांस को कूटनीतिक दृष्टिकोण से एकाकी कर दिया ताकि युद्ध की स्थिति में उसे आसानी से पराजित किया जा सके। इसी क्रम में बिस्मार्क ने रूस के साथ मैत्री की। वस्तुतः क्रीमिया का युद्ध के समय में रूस और फ्रांस की शत्रुता चली आ रही थी। बिस्मार्क ने शत्रुता की ओर बढ़ाया। रूस को यह लालच दिया था कि फ्रांस व प्रसा के युद्ध के समय वे 1856 की पेरिस की संधि की अवहेलना कर काला सागर में अपनी नौसेना रख सकता था। 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित करने पर भी बिस्मार्क ने वीना पर अधिकार नहीं किया, बल्कि उसके साथ सम्मानजनक संधि की, जिससे ऑस्ट्रिया प्रसा से पराजित होने पर भी बदले की भावना से कुछ नहीं करना चाहता था। ऑस्ट्रिया पहले से ही फ्रांस से नाराज था। ऐसे हाल में फ्रांस व प्रसा के युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को भी तटस्थ कर दिया। फ्रांस व इटली में 1858 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्लम्बियर्स की संधि हुई थी, जिसके तहत फ्रांस ने इटली की सहायता तो की, किंतु बीच में ही इटली का साथ छोड़कर ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस ने विल्ला फ्रैंका की संधि कर ली। फलते इटली वेनिसिया प्राप्त नहीं कर सका और इससे इटली में फ्रांस के प्रति रोष था। साथ ही नेपोलियन तृतीय ने रोम के पोप राज्य की रक्षा हेतु सेनाएं तैयार कर रखी थी। अतः इटली के एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। बिस्मार्क ने इसका लाभ उठाते हुए इटली को प्रलोभन दिया कि जब फ्रांस प्रसा से व्यस्त हो तो इटली रोम पर अधिकार कर ले। इस प्रकार इटली भी फ्रांस के विरुद्ध हो गया। ऑस्ट्रिया की पराजय के पश्चात 1866 में नेपोलियन थर्ड ने बिस्मार्क से अपनी तटस्थता के बदले प्रदेश मांगने प्रारंभ किए। इनमें बवेरिया, प्लेंटिनट, लग्जमबर्ग थे। बिस्मार्क ने इन मांगों को प्रकाशित कर दिया। फलस्वरूप दक्षिणी जर्मन के राज्यों को नेपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षाओं से बचने हेतु प्रसा के सहयोग से लड़ना स्वीकार किया। इस प्रकार फ्रांस व प्रसा दोनों ही युद्ध चाहते थे। लग्जमबर्ग तथा स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न ने दोनों शक्तियों को युद्ध का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न एम्स्तार्क। अब जर्मनी के एकीकरण के लिए जो तात्कालिक कारण था, जैसे स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न, यानी कि किस प्रकार से एक एम्स्तार्क की वजह से युद्ध का कारण बना। 1868 में स्पेन के रिक्त सिंहासन पर स्पेनिश जनता ने प्रिंस लियोपोल्ड प्रसा के राजवंश होहोंजोलर्न से संबंधित को बैठाना प्रस्तावित किया, लेकिन फ्रांस के विरोध करने पर प्रिंस ने सिंहासन अस्वीकार कर दिया। नेपोलियन थर्ड चूंकि प्रसा से अपनी कूटनीतिक हार
सेडोवा का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने परसा से आश्वासन मांगा कि भविष्य में भी होहेन-जोलन वंश का कोई राजकुमार स्पेन की गद्दी पर नहीं बैठेगा। इस संबंध में फ्रांस के राजदूत बेनेडेटी ने प्रसा के शासक विलियम प्रथम से एम्स नगर में बातचीत की। विलियम ने यह आश्वासन तो दे दिया कि लियोपोल्ड अभी स्पेन की गद्दी का दावेदार नहीं होगा, किंतु यह आश्वासन नहीं दिया कि भविष्य में भी प्रसा के राजवंश का कोई व्यक्ति स्पेन की गद्दी का उम्मीदवार नहीं होगा। विलियम प्रथम ने राजदूत बेनेडिक्ट के साथ अपनी वार्ता का सारांश बिस्मार्क के पास तार द्वारा भेज दिया। ये तार एम्स का तार कहलाता है। बिस्मार्क के ने इस तार को संक्षिप्त करके समाचार पत्रों में इस प्रकार से प्रकाशित करवाया था, जिससे फ्रांस का और प्रसा की जनता अपने राजा का अपमान समझे। अब दोनों देशों की जनता में युद्धोन्माद चरम सीमा पर था। इस प्रकार स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न का लाभ उठाकर बिस्मार्क ने युद्ध को संभव कर दिया। युद्धोन्माद के वातावरण में फ्रांस की संसद ने युद्ध को की घोषणा का एकमत से अनुमोदन कर दिया। 5 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दक्षिण जर्मन राज्यों ने युद्ध में प्रसा का साथ दिया। इसके अलावा अन्य किसी यूरोपियन राज्य ने भी फ्रांस का साथ नहीं दिया। रूस क्रीमिया में अपनी पराजय का बदला फ्रांस से लेना चाहता था। इंग्लैंड भी फ्रांस का परंपरागत शत्रु था और इस समय बिस्मार्क ने कूटनीतिक चातुर्य से इसे शत्रुता में वृद्धि कर दी थी। इटली इस अवसर का लाभ उठाकर रोम पर अधिकार करना चाहता था और किया भी। ऑस्ट्रिया प्राग की उदार संधि के कारण बिस्मार्क के प्रति कृतज्ञ था। कई युद्धों में प्रसा से फ्रांस की सेनाएं पराजित हुई। अंतिम निर्णायक युद्ध 1 सितंबर 1870 को सेदान में हुआ, जहां फ्रांस की पूर्ण पराजय हुई और नेपोलियन थर्ड को उसके 83,000 सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। उधर फ्रांस में क्रांति हो गई थी, जिसने द्वितीय साम्राज्य का अंत करके तृतीय गणराज्य की स्थापना की। फ्रांस में लियोन गेम्बर्टो के नेतृत्व में गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। गणतंत्र फ्रांस में प्रसा के साथ युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया गया। 28 जनवरी 1871 पेरिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रसा की सेना पेरिस तक पहुंच गई। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के शीश महल में बिस्मार्क ने एक भव्य दरबार आयोजित किया। वे वहां विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार 18 जनवरी 1871 जर्मनी के एकीकरण का महान अभियान पूरा हुआ, जिसे बिस्मार्क ने 8 वर्षों 1862 से 1870 में 3 युद्धों द्वारा संभव बना दिया। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। मई 1871 को दोनों पक्षों में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसके अनुसार फ्रांस को गेट्स व स्ट्रासबर्ग जैसे सामरिक महत्व के किलों सहित अल्सेस व लारेन के प्रदेश जर्मनी को दे दिए गए। फ्रांस पर 20 करोड़ पाउंड का युद्ध हर्जाना लादा गया। इसकी भुगतान अवधि 3 वर्ष तय की गई। और निश्चित हुआ कि भुगतान होने तक जर्मन सैनिक फ्रांस में बने रहेंगे। युद्ध के परिणाम 1 सितंबर 1870 सेडान युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जर्मनी व इटली का एकीकरण पूर्ण होना था। दक्षिण जर्मनी राज्यों बावेरिया, वुटेनबर्ग, बाडेन तथा हेस के उत्तर जर्मन राज्य संघ में मिलने से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। यूरोपीय भूमि पर एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। यूरोपीय राजनीति की धुरी अब पेरिस की बजाय बर्लिन हो गई। अल्सास लारेन के प्रदेश, जो कि लोहे व कोयले के मुख्य केंद्र थे, मिलने से जर्मनी का औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। इन प्रदेशों के छिन जाने से फ्रांस को आर्थिक हानि तो
हुई ही, साथ ही इससे दोनों देशों में दीर्घकालीन शत्रुता का सूत्रपात हुआ, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया। हेजन के मतानुसार 1871 के पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया था। हेजन का कथन है, युद्ध में पराजय से फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का विनाश व हमेशा के लिए राजतंत्र का हमेशा के लिए अंत हो गया। तीसरे गणतंत्र की स्थापना हुई। इस युद्ध से इटली का भी एकीकरण पूर्ण हो गया। रूस को भी इस युद्ध में से प्रत्यक्ष लाभ हुआ। फ्रांस को युद्ध में फंसा देखकर बिस्मार्क के समर्थन से रूस ने पेरिस की संधि की धाराओं को तोड़ते हुए काले सागर में युद्धोपात उतारकर सेबास्टोपोल की पुनः किलेबंदी कर दी। इस प्रकार बिस्मार्क ने रक्त व तलवार की नीति से जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया। यह उसकी कुशल कूटनीतिक विजय थी। जर्मन को एक राष्ट्र बनाने की जो प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों यानी रायन संघ का निर्माण 1806 शुरू हुई, वह महान कार्य बिस्मार्क के हाथों 1870 में पूर्ण हुआ। उसने सिद्ध किया कि राष्ट्र का जन्म संसद की बहसों से नहीं वरन युद्ध भूमि से में होता है। किंतु इस एकीकरण का एक दोषपूर्ण पक्ष भी था, युद्ध और सेना द्वारा एकीकरण, और वे भी चमत्कारिक गति से होने से जर्मनी में सैनिकवाद का महत्व बढ़ा और ये सैन्य भक्ति भावना जर्मनी पर अगले 75 वर्षों तक हावी रही, जिसके कारण विश्व को 2 महासमर देखने पड़े। इस प्रकार हमने जर्मनी के एकीकरण का विस्तार से अध्ययन किया। पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर उसके जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व, फिर बाधक तत्व, फिर विभिन्न चरणों में जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए, इसके विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया। निश्चित ही एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।